नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होते ही वो एक्टिव मोड में आ गए हैं। वो मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से बोल सकते हैं। बता दें, मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के राहुल गांधी को वायनाड सांसद के रूप में बहाल कर दिया है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिससे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया था। संसद की मेंबरशिप मिलते ही राहुल गांधी संसद भी गए। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा के जिला जज की अदालत से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। जिला जज ने एमपी एमएलए कोर्ट आगरा के द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। शनिवार को यहां के एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ भाजपा सांसद ने सोमवार को जिला जज न्यायालय में अपील की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस केस में कहा कि जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक उनकी सजा पर रोक रहेगी। कोर्ट से मिली इस राहत के बाद भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को उनकी अपील पर जमानत भी मिल गई है। अब मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर 2023 को होगी। सजा पर रोक लगने के कारण भाजपा सांसद की सांसदी जाने से खतरे भी टल गए। अब फिलहाल उनकी संसद सदस्यता खत्म नहीं होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार आपसी गुटबाजी और नेताओं के टूटने के मामलों से जूझ रही है। अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। दतिया में भाजपा को बड़ा झटका अवधेश नायक के रूप में लगा है। रविवार को दतिया के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए। सागर जिले के सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। शायर और गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अब जिले के एक और कद्दावर नेता अवधेश नायक भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में भाजपा के खेमे में उदासीनता का माहौल देखा जा रहा है। कभी उमा भारती के बेहद करीबी माने जाने वाले अवधेश नायक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के भी करीबी माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने आज संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने इस विधेयक को चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक अफसरशाही को बढ़ावा देता है और एलजी को सारी शक्तियां देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की राह से भटक रही है। ये दोनों नेता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे थे। चड्ढा ने इस विधेयक को समर्थन करने वालों को चेताते हुए राहत इंदौरी की पंक्तियां दोहराई कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा इस तथ्य पर प्रतिक्रिया दे रही है कि दिल्ली में लगातार कई चुनाव हार गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वास्तव में वो संघवाद का उल्लंघन कर रहे हैं और संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने की बाधा को पार किए बिना संविधान को बदल रहे हैं। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि बीजेपी शुरू से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है। उन्होंने बीजेपी के वो पुराने मैनिफेस्टो भी दिखाए जिसमें बीजेपी ने दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने कहा ये बिल राजनीतिक धोखा और संवैधानिक पाप है। केंद्र सरकार ने ये बिल लाकर लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मदन लाल खुराना का अपमान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली सेवा विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है। हालांकि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सिविल सेवाओं को तानाशाही वाली सिविल सेवाओं में बदल देता है। अमित शाह ने कहा कि शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता है। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा वाले बिल पर चर्चा के दौरान सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बिल सही है, किसी के लिए गलत हो सकता है। सदस्य पार्टी के हिसाब से अपना मत रखते हैं, मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगा। रंजन गोगोई ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश आज जिस स्थिति में है उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है। संसद के पास दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है।
कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर कहा है, ये चौंकाने वाला है कि एक पूर्व सीजेआई संविधान की मूल संरचना के न्यायशास्त्र पर सवाल उठाता है। क्या ये भारत के संविधान को पूरी तरह से खत्म करने की शुरुआत करने की भाजपा की चाल है? क्या उसे लगता है कि लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक स्वतंत्रता सभी बहस योग्य विचार हैं? उन्होंने कहा, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन लोगों को संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, वो अब इस बेहद खतरनाक फेंकूलान के माध्यम से संविधान पर अपना हमला शुरू करने के लिए एक बहस योग्य ट्रैक रिकॉर्ड वाले पूर्व सीजेआई को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोगोई का तर्क क्या है? क्या वो कह रहे हैं कि बुनियादी संरचना नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए? क्या सरकार इसका समर्थन करती है? उन्होंने कहा, उन्हें इस विचारधारा का स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए, अन्यथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी ने अब हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का बहुत ही विवादास्पद न्यायशास्त्रीय आधार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जनसत्ता से बात करते हुए केंद्र सरकार को विदेश और आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह नाकाम बताया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये फैसला आरएसएस करेगा। अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है और आरएसएस अपना फैसला पहले से बताता भी नहीं है। इसलिए बीजेपी के बहुमत में आने के बावजूद नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय नहीं है। स्वामी ने कहा कि वोट हिंदुत्व के नाम पर मिला था। उन्होंने कहा कि भाजपा में हिंदुत्व के लिए समर्पित कई नेता और कार्यकर्ता हैं। इस पर पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लिए समर्पित नहीं है? स्वामी ने जवाब दिया, मोदी का हिंदुत्व रावण जैसा है, क्योंकि वो खुद के लिए है। हरियाणा कांग्रेस के नेता मिशन 2024 को लेकर दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। मीटिंग में कांग्रेस नेताओं को जहां राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का टास्क भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया जाएगा। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि आज की बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सभी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो भारत माता के खिलाफ बोलने वालों की जान लेने में हिचकेंगे नहीं। वो रतलाम के बांगरोध में एक भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस बयान का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आया है। विजयवर्गीय ने कहा कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है और हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में हम पीछे नहीं हटेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा, ये हमारा संकल्प है और बीजेपी इसीलिए है। सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुलडोजर से हिंसा के कथित आरोपियों की दुकानें, घरों आदि को तोड़ा जा रहा था। सरकार का कहना था कि यह अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाई हुई थी। इस मामले में सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया। नूंह के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए। इससे पहले नूंह में इस अवैध अतिक्रमण का विध्वंस रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा था। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया था कि तोड़फोड़ से पहले उन्हें प्रशासन द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। समाचार चैनल आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नूंह में अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटाए गए। हिंसाग्रस्त मणिपुर को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने राज्य में हिंसा के दौरान दर्ज की गई 0 एफआईआर, रेगुलर एफआईआर, बयान और गिरफ्तारियों का विवरण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 3 पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी बनाई है, जिसमें जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी जोशी और जस्टिस आशा मेनन शामिल हैं। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। ये समिति जांच, राहत, मुआवजा, पुनर्वास आदि मुद्दे पर जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रयास होने चाहिए जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो सके। वहीं इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि सरकार बहुत ही परिपक्वता के साथ मणिपुर हिंसा की घटनाओं को संभाल रही है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हिंसा प्रभावित 6 जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए एसआईटी गठित की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी 12 मामलों की जांच करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े अन्य मामले भी जांच के दौरान सामने आए तो उनकी जांच भी सीबीआई द्वारा की जाएगी। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी एक आईपीएस अधिकारी करेगा। लोकसभा में सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर चीन से मदद लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूज क्लिक मीडिया संस्थान का जिक्र किया और कहा कि यह संस्थान चीन से फंडिंग हासिल कर रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि 2005 से 2014 के बीच जब भी कोई संकट आया, कांग्रेस को भी चीन से पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं और ये पैसा कुछ पत्रकारों में बांट दिया गया है। वहीं लोकसभा 2 बजे तक स्थगित किए जाने के बाद स्पीकर को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दुबे के आरोपों को अपमानजनक बताया और मांग की कि भाजपा सांसद की टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ईडी के छापों के चलते पहले भी ये पोर्टल चर्चा में रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल पहले ईडी ने बताया था कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स में चीनी प्रोपेगेंडा से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने आज कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक जब शुरू हुआ उसके बाद करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली। हम इस एंटी इंडिया एजेंडे को चलने नहीं देंगे। न्यूज क्लिक प्रचार का एक खतरनाक माध्यम है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। उन्होंने आगे कहा कि समान विचारधारा वाली ताकतों द्वारा समर्थित ये गर्भनाल एक संदिग्ध भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर क्विट इंडिया से तंज कसने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने भारतीयों के खिलाफ किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए ट्वीट में कहा है कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने भारतीयों के खिलाफ किया, अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया, मुखबिरी की और क्विट इंडिया का कड़ा विरोध किया। गांधी हत्या की साजिश में संदेहपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध किया। आज़ादी के 52 साल तक उसे फहराया नहीं। सरदार पटेल को उनको तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए चेतावनी देनी पड़ी। खड़गे ने मोदी पर हमला ये तब किया है जब उन्होंने एक दिन पहले इसी भारत छोड़ो को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमला किया था। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस की भूमिका को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस खत के हवाले से हमला करते रहे हैं जिसे उन्होंने अंग्रेजों को लिखा था। रिपोर्टें रही हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को खत लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए कहा था। खत में उन्होंने लिखा था कि वो अंग्रेजी हुकूमत के साथ हैं। जनसत्ता की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फ्रॉम ए डायरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंश के मुताबिक मुखर्जी ने बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और उसे कुचलने के उपाय ब्रिटिश गवर्नर जॉन हर्बर्ट को सुझाए थे। रिपोर्ट के अनुसार एजी नूरानी की किताब में भी इसका जिक्र है। जिस समय वो खत लिखा गया था उस समय वो मुस्लिम लीग हिंदू महासभा की उस सरकार के वित्त मंत्री थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।